प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का विस्तृत वर्णन। इस भाषण में बाबा साहेब ने दलित समाज की वास्तविक स्थिति, ब्रिटिश शासन की सीमाएं, स्वराज, लोकतंत्र और राजनीतिक अधिकारों के प्रश्नों को मजबूती से उठाया। ये भाषण केवल दलित समाज की आवाज नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों, इतिहास और संघर्षों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अध्याय 15, गोलमेज सम्मेलन 1। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर का 20 नवंबर 1930 के दिन दिया गया पहला ही भाषण क्रांतिकारी था। वह भाषण कुछ यूं था। अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन इस सम्मेलन में दलित तबके के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं। अतः भारतीय संविधान को लेकर सोच विचार करते समय मैं दलित तबके को केंद्र में रखकर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस तबके की नुमाइंदगी करना मेरे लिए और मेरे साथी के लिए गर्व का विषय है। मेरे यह विचार 4-30-0000 आबादी या ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के एक पंचमांश आबादी को लेकर हैं। भारत में दलित तबका एक अलहदा तबका है जो मुस्लिम तबके से बिल्कुल भिन्न है। भले ही दलित तबका हिंदू समाज में शामिल है, लेकिन वह किसी भी दृष्टि से उस समाज का अभिन्न अंग नहीं है। समाज में दलित तबके का न केवल पृथक अस्तित्व है, बल्कि हिंदुओं द्वारा की जाने वाली नफरत ने उन्हें सामाजिक स्तर पर भी किनारे कर दिया है। दलितों की यह स्थिति हिंदू समाज में शामिल किसी भी अन्य जाति से स्पष्ट रूप से भिन्न है। हिंदुओं में कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्हें निम्न स्थिति प्राप्त हो गई है, पर दलित तबके को जो स्थान दिया गया है वो पूरी तरह से भिन्न है। उन्हें भूदास और गुलामों के बीच का स्थान प्राप्त हो गया है। भूदास और गुलामों पर छुआछूत के प्रतिबंध नहीं थे, लेकिन दलित तबके पर छुआछूत के प्रतिबंध लगाए गए हैं। नतीजा, दलितों की स्थिति गुलाम और भूदास से भी बदतर हो गई है। इसके चलते जो भयानक बुरी चीज कोई हुई तो वह यह है कि दलितों पर गुलामी का थोपा जाना और उनके सामाजिक मानवीय व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाए जाना। अस्पृश्यता न केवल दलितों के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि यह वास्तव में उन्हें अवसर की समानता और उन मौलिक अधिकारों से भी वंचित करती है जिन पर मानव अस्तित्व निर्भर है। मुझे पूरा यकीन है कि दलित तबके की आबादी इंग्लैंड या फ्रांस की तमाम आबादी के बराबर की है, पर इतनी बड़ी आबादी संघर्ष के चलते इतने भयंकर बेशुमार संकटों से इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई है कि राजनीतिक समस्या के समाधान की राह पर उसका असर हुए बिना नहीं रह सकता। मेरा नम्र निवेदन है कि इस मुद्दे के यथाशीघ्र समाधान का जिम्मा ये सम्मेलन उठाए। मैं इस मुद्दे को यथासंभव संक्षेप में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि यथाशीघ्र भारत से मौजूदा नौकरशाही को खत्म करके जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन की स्थापना हो। मुझे यकीन है कि दलित तबके के नजरिए से देखा जाए तो कुछ एक लोग मेरी इस बात से जरूर हैरान होंगे, चूंकि दलित तबके को ब्रिटिश सरकार से जोड़ने वाली डोर बेहद ही अलहदा किस्म की है। कट्टर हिंदुओं द्वारा दलितों का सदियों से जो दमन किया गया, उन पर हिंदुओं ने जो अत्याचार किए, उनसे कुछ हद तक मुक्ति दिलाने वाले मुक्तिदाता के रूप में दलितों ने अंग्रेजों का स्वागत ही किया। दलितों ने हिंदुओं, मुस्लिमों और सिखों के खिलाफ अंग्रेजों के पक्ष में लड़कर उन्हें भारत का साम्राज्य जीतने में सहयोग किया। इसके बदले में अंग्रेजों ने वादा किया था कि वे दलितों के ट्रस्टी के रूप में भूमिका निभाएंगे। इस तरह से दलित और ब्रिटिशों के बीच के घनिष्ठ संबंध का संज्ञान लेने पर देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार को लेकर दलित तबके की मनोवृत्ति में जो बदलाव आया है वह बेशक विलक्षण है। अलबत्ता इस तरह की सोच में आए बदलाव के कारणों का पता लगाना मुश्किल नहीं है। केवल बहुमत जिनके साथ है उन्हीं के हाथों में अपना भविष्य सौंपने की तैयारी मात्र की इच्छा से हमने यह फैसला नहीं लिया है। सच में आप जानते ही हैं कि भारत का बहुसंख्यक तबका और मैं जिस अल्पसंख्यक तबके की नुमाइंदगी करता हूं, उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध कभी नहीं रहे हैं। हमने ये फैसला स्वतंत्र रूप से लिया है। केवल हम पर बीते हालातों के मद्देनजर हमने मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करके पाया कि सुशासन के लिए जरूरी अधिकांश बुनियादी चीजें इस व्यवस्था से गायब हैं। हमारा वर्तमान और ब्रिटिश शासन पूर्व भारतीय समाज की तुलना करने पर ऐसा दिखाई देता है कि अतीत में हमें जिस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का भागी होना पड़ा था, उससे निकलकर आगे बढ़ने की बजाय हमारी पीछे और ही हो रही है। ब्रिटिशों के आगमन के पूर्व छुआछूत के चलते हम बेहद घृणित स्थितियों में दिन काट रहे थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति में सुधार के लिए कुछ किया है? ब्रिटिशों के आगमन से पहले हमें गांव में कुओं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। क्या आज हमें कुओं से पानी भरने का हक सरकार ने दिलाया है? ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व हम मंदिर नहीं जा सकते थे। क्या अब हम मंदिर जा सकते हैं?
क्या ब्रिटिशों के आने से पूर्व हमें पुलिस महकमे में प्रवेश मिलता था? ब्रिटिशों के आने के पूर्व हमें पुलिस महकमे में भर्ती से दूर रखा गया था। आज भी ये हालात बदले नहीं हैं। क्या आज ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस महकमे में शामिल होने की अनुमति देती है? ब्रिटिशों के आने से पहले हमें सेना में नौकरियां नहीं मिलती थीं। क्या अब ब्रिटिश सरकार हमें सेना में नौकरी की अनुमति देती है? क्या ये क्षेत्र आज हमारे लिए खुला है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब आप हमें नहीं दे सकते। इतने लंबे समय तक जिन्होंने भारत में शासन किया वे ब्रिटिश थे। इस कारण ही मैं खुशी के साथ कबूल करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ एक अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हमारी हालातों में कोई खास सुधार नहीं लाया। सच कहा जाए तो जिन मामलों से हमारा संबंध है उनसे जुड़ी तमाम सामाजिक व्यवस्था को यथावत बनाए रखने की भूमिका ब्रिटिश सरकार ने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाई है। जैसे किसी चीनी दर्जी ने नमूना के रूप में एक पुराना कोट देने पर उस पुराने कोट जैसा ही नया कोट सिलवाते समय उस पर चीरे और छेद कर दिए और पुराने कोट जैसा ही नया कोट सिल दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ ऐसा ही व्यवहार दलितों के साथ किया है। ब्रिटिशों ने इस देश पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, फिर भी खुले घाव की तरह हमारे दुख यथावत ही रहे हैं। उनका बिल्कुल भी इलाज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशों ने हमसे सहानुभूति नहीं रखी या वे हमारे हालातों के प्रति उदासीन रहे हैं इसलिए हम उन्हें दोष दे रहे हैं, बल्कि हमने अनुभव किया है कि हमारे मुद्दों का निपटान करने के मामले में वे पूरी तरह से अक्षम हैं। यदि केवल हमारे मुद्दों के प्रति उदासीनता का ही सवाल होता तो इसे तात्कालिक किस्म का कहा जा सकता था और इससे हमारी राय में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया होता। परंतु मौजूदा परिस्थिति के गहन विश्लेषण के बाद हमें एहसास हुआ कि यह मामला महज उदासीनता का ही नहीं है, बल्कि ब्रिटिश अपने दायित्वों को समझ लेने में पूरी तरह से नाकाम साबित होने के चलते ही ऐसा घटित हुआ है। भारत की ब्रिटिश सरकार पर दो तरह की गंभीर बंदिशें हैं, ऐसा दलित तबके को लगता है। पहली बंदिश आंतरिक स्तर की है, जो मौजूदा सत्ताधीशों की भूमिका, उनके हित संबंध और उनकी प्रेरणा के चलते निर्मित हुई है। इसलिए नहीं कि ब्रिटिश सरकार इस मामले में हमारी मदद नहीं कर सकती, बल्कि उनकी भूमिका, उनके हित संबंध और उनकी प्रेरणा आदि हमसे पृथक होने के चलते वे हमारी मदद नहीं कर सकते। उनके अधिकार पर दूसरी भयंकर बंदिश ये कि यदि कुछ कदम ब्रिटिश सरकार उठाती है तो इसे लेकर हिंदू समुदाय की ओर से कड़ा विरोध दर्शाया जाएगा, ऐसा उन्हें डर है। ब्रिटिश सरकार यह बात अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय समाज की बुनियाद को नुकसान पहुंचाने वाली सामाजिक बुराइयों को दूर करना अत्यावश्यक है, और वे ये भी जानते हैं कि इन बुराइयों के चलते दलित तबके के जीवन को हजारों वर्षों से घुन लगी है। भारत में जमींदार बहुजनों का अमानवीय शोषण करके उन्हें दिन ब दिन खोखला कर रहे हैं। यहाँ के पूंजीपति भी श्रमिक तबके को आजीविका चलाने लायक मजदूरी और रोजगार देना नहीं चाहते, ये भी भारत सरकार जानती है। बावजूद इसके भारत सरकार ने इनमें से एक भी कुप्रथा को खत्म करने का साहस नहीं किया। ये बहुत दुखद बात है। क्या उनके पास ऐसा कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई मध्यस्थता नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि यदि वे ऐसा करते तो मौजूदा सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को ठेस पहुंचती और ऐसा होने से उस व्यवस्था के बने रहने में जिनका स्वार्थ है ऐसे लोगों द्वारा कड़ा विरोध किया जाता। अतः ऐसी सरकार से किसका भला होगा? ऐसी दो बंदिशों से पंगु बनी सरकार से अधिक इतने ही कल्याण की अपेक्षा की जा सकती है कि भारत की सामाजिक स्थिति यथावत बनी रहनी चाहिए। हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जिसमें शामिल सत्ताधीशों की प्रतिबद्धता देश के सर्वोच्च हित के लिए हो। मौजूदा सामाजिक और आर्थिक रूढ़ियों में सुधार के प्रयास करने पर कब आज्ञा पालन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और कब विद्रोह की प्रवृत्ति पनप उठेगी, इसके बीच की सीमा रेखा को पहचान सके और निर्भय होकर सुधारों के लिए आगे आने वाली सरकार की हमें जरूरत है, क्योंकि ऐसे अवसरों पर ही न्यायप्रियता एवं उपयोगिता सिद्ध होती है और इन कर्तव्यों का निर्वहन करने के मामले में ब्रिटिश सरकार कभी भी खरी नहीं उतर सकती। ये केवल लोकतंत्र में ही संभव हो सकता है। दलितों द्वारा उनके ही दृष्टिकोण से उठाए गए चंद सवाल व उनके संभावित उत्तर उपरोक्त तरह के हैं। अतः हम इस अटल निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत की मौजूदा नौकरशाही सरकार हालांकि नेक इरादे वाली है, किंतु वह हमारी मौजूदा विशिष्ट संकटग्रस्त स्थितियों में परिवर्तन कराने में पूरी तरह से नाकाम है। हमें विश्वास है कि कोई भी हमारे दुख दूर नहीं कर सकता। हम ही अपने दुखों को खत्म कर सकते हैं। ये तब ही संभव होगा जब हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता के सूत्र आएंगे, और जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में बनी रहेगी तब तक निसंदेह हमारे हाथों में राजनीतिक अधिकारों का अंशमात्र भी प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। केवल स्वराज में बनने वाले संविधान द्वारा ही राजनीतिक सत्ता के सूत्र हमारे हाथ में आने का अवसर मिलना संभव है। इसके अलावा हम दलितों की मुक्ति किसी अन्य तरीके से संभव नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, एक और मामला है जिस पर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी तक मैंने आपके सामने दलित तबके का दृष्टिकोण रखते हुए स्वयंशासित दर्जे का राज्य ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया है। ऐसा करने से मैं बचा हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसके निहितार्थों को नहीं पहचानता, नहीं न, इसका मतलब यह है कि दलित तबका भारत के स्वयंशासित राज्य बनने के विरोध में है। इस शब्द का प्रयोग न करने का मेरा मुख्य हेतु यह है कि दलितों की भूमिका इस शब्द प्रयोग द्वारा पुनर्तः स्पष्ट नहीं होती है। दलित अपने लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों सहित स्वयंशासित राज्य के आकांक्षी हैं, हालांकि उनका जोर मुख्य रूप से इन मुद्दों पर है कि स्वयंशासित भारत का शासन किन सिद्धांतों पर चलाया जाएगा, भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र कहां होगा, इसकी लगाम किसके हाथों में रहने वाली है, इसमें दलित वर्ग की हिस्सेदारी होगी या नहीं। बहरहाल दलितों को लगता है कि जब तक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नए संविधान से संचालित राजनीतिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आएगी, तब तक दलितों के लिए राजनीतिक सत्ता का अंश भी प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते समय भारत के सामाजिक जीवन की कुछ एक कटु सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये स्वीकार करना होगा कि भारतीय समाज विभिन्न जातिगत पदानुक्रमों से बना है। इस सामाजिक संरचना में पदानुक्रम में ऊपरी स्तर पर सम्मान और सबसे निचले स्तर पर घृणा, इस तरह की जाति व्यवस्था निर्माण हुई है। ये पद्धति लोकतांत्रिक शासन के लिए आवश्यक समानता और भाईचारे की भावनाओं को विकसित नहीं होने देती। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये भी स्वीकार करना ही होगा कि भारतीय समाज में बुद्धिजीवियों को बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, लेकिन ये तबका केवल उच्च वर्ग से ही आता है। हालांकि यह तबका देश को लेकर बोलता हो और राजनीतिक आंदोलन का नेतृत्व करता हो, किंतु जिस जाति में वह जन्मा है उससे जुड़े संकीर्ण जातीय दृष्टिकोण से वह मुक्त नहीं हो पाया है। इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज की मानसिकता और राजनीतिक व्यवस्था के बीच परस्पर संबंध होना चाहिए, और व्यवस्था को चाहिए कि सामाजिक मानसिकता का संज्ञान लें, ऐसा दलित तबके का अनुरोध है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप लोग जो संविधान तैयार कर रहे हैं वह दिखने में आकर्षक तो रहेगा, किंतु वह अग्रच्छेदित होने के चलते जिस समाज के लिए वह तैयार किया जाएगा उसके लिए ही वह बेकार साबित होगा। मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व एक और चीज पर विचार विमर्श करना चाहूंगा। हमें अक्सर बताया जाता है कि दलित तबके की समस्या एक सामाजिक समस्या है और इसके समाधान का रास्ता राजनीति से भिन्न है, पर हम इस विचारधारा का पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा दृढ़ मत है कि जब तक शासन की बागडोर दलितों के हाथ में नहीं होगी तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। बेशक दलितों की समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान भी उसी तरह से होना चाहिए। इसलिए मैं इस समस्या को मुख्य रूप से राजनीतिक समस्या के रूप में सामने रख रहा हूं और इसे एक राजनीतिक समस्या के रूप में ही माना जाना चाहिए। हम पर जिनका भयानक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव है, ऐसे लोगों की ओर ब्रिटिशों की ओर से सत्ता का हस्तांतरण किए जाने का हमें भली भांति एहसास है। दरअसल स्वराज शब्द का उच्चारण करते ही अतीत में हमारे साथ हुए अत्याचार, उत्पीड़न और अन्याय की याद आ जाती है, और हमें एक भय सताता रहता है कि भविष्य के स्वराज में भी इसकी आवृत्ति होगी। हालांकि हमारी राय है कि स्वराज मिलना ही चाहिए। हम इस अनिवार्य गंभीर खतरे को इस उम्मीद के साथ स्वीकार करने का साहस कर रहे हैं कि हमें भी हमारे देश बंधुओं के साथ सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन हम इसे एक शर्त पर अनुमति दे सकते हैं कि हमारी समस्या को केवल समय की धारा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम वर्षों से इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ कोई करिश्मा होगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने लगातार प्रतिनिधि सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करने के प्रति क्षण दलित तबके को नियोजनबद्ध रीति से हाशिए पर रखा है। शासन तंत्र में उनकी भी हिस्सेदारी है, यह विचार किसी के मन में नहीं आया। मैं आज ये बोलने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा रहा हूं कि आज के बाद कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। हमारी समस्याओं का समाधान सामान्य राजनीतिक सवालों के साथ ही किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसे केवल सहानुभूति और दया के भरोसे आने वाले अस्थिर शासकों के हाथों में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलित तबका इस पर इतना बल क्यों देता है? इसके कारण स्पष्ट हैं। हमारे अनुरोध का उद्देश्य बहुत साफ है। यह एक सर्वविदित व्यवहारिक तथ्य है कि स्वामित्वहीन की अपेक्षा स्वामित्वपूर्ण नित्य ही ताकतवर होता है। स्वामित्वहीन के लाभ के लिए किसी के द्वारा स्वामित्व का त्याग किए जाने के उदाहरण दुर्लभ ही होते हैं। अतः हमारी सामाजिक समस्या का समाधान भविष्य में होगा, ऐसी हम आशा ही नहीं कर सकते। यदि आज हम हमारी समस्या को सामंजस्य से हल किए बिना सत्ता की लगाम आसानी से उनके हाथों में जाने देते हैं तो हमें उन्हें ही पद से हटाने के लिए एक और बगावत करनी होगी। चूंकि हमारी मदद के चलते ही वे सरकार में सम्मानजनक पदों पर पहुंचे हैं। हम अपनी समस्याएं उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते जिनके हाथों में निरंकुश सत्ता रहने वाली है। हमारे ऐसे घोर संशय व्यक्त करने पर अगर किसी को ऐतराज हो तो हमें बुरा नहीं लगेगा।
चूंकि प्रचंड विश्वास के साथ दी गई गारंटी के एवज में यदि हमारे हिस्से नष्ट होना ही लिखा है तो इससे बेहतर है, उनका ऐतराज। अतः मेरा विचार है कि हमारी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम सत्ता में भागीदार होंगे, और यही हमारे लिए मार्ग है। इसका एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि शासन व्यवस्था में ही इसका प्रबंध किया जाए। शासन की निरंकुश बागडोर केवल अपने ही हाथों में सिमट कर रह जाए, इस मकसद से जो लोग बेइंतहा कोशिशें कर रहे हैं उनकी मर्जी पर हमारी समस्याएं छोड़ देने से हमारी समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। राज्य व्यवस्था में दलित तबके का संरक्षण और सुरक्षा के मामले में दलित किस तरह का समझौता चाहते हैं, इसे मैं सही समय पर इस सम्मेलन के समक्ष रखूंगा। हम एक उत्तरदायी सरकार के आकांक्षी हैं, किंतु हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जो केवल हमारे मालिक बदल दे। इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि शासक वर्ग जिम्मेदार हो तो विधायिका को वास्तव में और पूरी तरह से प्रातिनिधिक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे इतने साफ शब्दों में बोलना पड़ रहा है, इसके लिए खेद है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। आज दलितों का कोई मित्र नहीं है। वर्तमान सरकार खुद को बचाए रखने के लिए दलितों से केवल बहाने बनाकर उनका दुरुपयोग करती आ रही है। हिंदुओं ने भी दलितों को उनसे दूरी बनाने के लिए अपने करीब किया है। साफ कहूं तो हिंदू दलितों को पूरी तरह से अधिकारों से वंचित कर देना चाहते हैं। मुस्लिम भी अपने विशेषाधिकारों में दलितों की हिस्सेदारी नहीं चाहते, इसलिए मुस्लिम दलितों के स्वतंत्र अस्तित्व से इनकार करते हैं। तात्पर्य दलित तबका यानी सरकार द्वारा पंगु, हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित और मुस्लिमों द्वारा अपमानित किया गया तबका है। मुझे यकीन है कि इस तरह की असहनीय और बेबस स्थितियों में जी रहा समुदाय और कहीं पर नहीं होगा। इन्हीं स्थितियों ने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए मुझे मजबूर किया है। सम्मेलन में चर्चा के लिए आए दूसरे मुद्दे के संबंध में मुझे ये कहते हुए खेद है कि यह मुद्दा बेवजह सम्मेलन की सामान्य चर्चा से जोड़ दिया गया है। वास्तव में यह मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर एक स्वतंत्र सत्र आयोजित करके चर्चा की जानी चाहिए। केवल इसका हल्का सा जिक्र करके इस मुद्दे के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता। यह मुद्दा दलितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और नाजुक है। अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में हम केंद्र सरकार से आशा करते हैं कि वह अल्पसंख्यकों के हित में कदम उठाएं और सूबे में बहुसंख्यकों के हुदन को नियंत्रित करें। एक भारतीय के रूप में निसंदेह मेरी भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में दिलचस्पी है और इसलिए मैं सरकार की एकात्म यूनिटरी प्रणाली में दृढ़ता से विश्वास करता हूं। इस व्यवस्था को खत्म करने की सोच भी मुझे असहज कर देती है। इस एकात्म शासन प्रणाली में भारतीय राष्ट्र निर्माण करने की एक महान गुप्त शक्ति मौजूद है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद विकसित हो रहा है, पर अभी तक वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। अतः मौजूदा राष्ट्र निर्माण की धार्मिक प्रक्रिया के दौरान भी इस केंद्रीकृत व्यवस्था को हटाना मुझे नामंजूर है। चूंकि भारत अभी भी पूरी तरह से एक अखंड राष्ट्र नहीं बन पाया है। हालांकि मुद्दे को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसे देखकर यह केवल किताबी मुद्दा प्रतीत होता है। इसलिए यदि प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार के साथ तालमेल बनाकर नहीं रह सकती हैं तो मैं संघ शासन प्रणाली पर विचार करने को तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, दलितों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे जो कहना था वह आपके सामने कह चुका हूं। अब एक भारतीय के रूप में हमें किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, उस दृष्टि से मैं कुछ चीजों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी अनुमति आप देंगे ऐसी आशा करता हूं। मैं राष्ट्रीय आंदोलन का मात्र एक मौन दर्शक नहीं हूं, फिर भी मैं उन मुद्दों पर अब तक व्यक्त की गई गंभीर राय में ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूं। मैं इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूं कि क्या हम अपनी समस्या के समाधान के मामले में सही दिशा में जा रहे हैं। ये निर्णय ब्रिटिश प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण पर निर्भर है कि इन उपायों का क्या स्वरूप हो। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सुलह का रास्ता चुनना है या दमन की तकनीक अपनानी है, इसका निर्णय वे ही लें। चूंकि फैसला चाहे जो भी हो, अंतिम जिम्मेदारी उनकी ही रहेगी। आप में से जो लोग बल प्रयोग में विश्वास रखते हैं, उन्हें मैं राजनीतिक दर्शन के एक महान शिक्षक एडमंड बर्क का मशहूर कथन याद दिलाना चाहता हूं। अमेरिका में उपनिवेशीकरण की समस्या पर विचार करते हुए उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, बल प्रयोग केवल अस्थायी है। इसके चलते कुछ समय के लिए सत्ता में रहा जा सकता है, लेकिन फिर से उन्हें अपने अधीन करने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता को स्थायी रूप से दूर करना संभव नहीं है। जिस राष्ट्र को हमेशा के लिए अधीन किया जाना है, उसे इस तरह से शासित नहीं किया जा सकता। मेरी दूसरी आपत्ति बल प्रयोग के प्रभाव की अनिश्चितता से संबंधित है। बल प्रयोग से स्थायी रूप में आतंक पैदा नहीं किया जा सकता, और न ही एक सुसज्जित सशस्त्र सेना का मतलब जीत ही हो, ये भी जरूरी नहीं। यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो कोई रास्ता बचता नहीं है। जब वार्ता विफल हो जाती है तब केवल बल प्रयोग का ही रास्ता बचता है।
लेकिन यदि बल प्रयोग भी विफल हो जाता है तो बातचीत की कोई उम्मीद नहीं बचती। कभी कभी दया के बदले में शक्ति और अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन शक्तिपात और पराजित हुई हिंसा के लिए भिख के रूप में सत्ता और अधिकार की मांग करना संभव नहीं है। बल प्रयोग को लेकर मेरी यह भी आपत्ति है कि प्रयासों की पराकाष्ठा के बल पर आप जो प्राप्त करेंगे उसे आप ही हानि पहुंचाएंगे। आप जो हासिल करते हैं वह अपने मूल रूप में हासिल नहीं होता। जो हासिल होता है उसके मूल्य में गिरावट हुई होती है, वह रसातल को चला गया होता है, वह उजाड़ और नष्ट हुई स्थिति में होता है। उपरोक्त चेतावनी को आपने नजरअंदाज किया, नतीजा अमेरिका जैसा महाद्वीप आपके हाथों से फिसल गया। जब आपने इसका संज्ञान लिया तब कहीं शेष सूबे आपके कब्जे में रहे हैं। मैं यहाँ उन लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा जो सुलह के पक्ष में हैं। इस सम्मेलन से जुड़े प्रतिनिधियों का मानना है कि स्वतंत्र राज्य की प्रतिष्ठा को लेकर चल रही बौद्धिक लड़ाई निर्णायक साबित होगी और उसी पर अंतिम निर्णय निर्भर करेगा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को केवल तार्किक सूत्रों में सीमित रखने की कोशिश करने जैसी बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं है। तर्कशास्त्र से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ के विद्वान अपने पूर्वानुमान सावधानी से चुनें, अन्यथा अटल संकट आए बिना नहीं रहेंगे। मेरी यह उनके लिए चेतावनी है। जिस तरह डॉक्टर जॉनसन ने बर्कले के तमाम विरोधाभासों को पैरों तले रौंद दिया, उस तरह तार्किक दृष्टि से पराजित होने के बाद भी आप पराजय मान्य करे रहे हैं या तक बाण चलाकर उन मतों को धाराशायी करने का प्रयास करने वाले हैं, ये पूरी तरह से आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। शायद एक चीज जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया वह ये कि देश की मौजूदा मानसिकता व प्रवृत्ति ऐसी है कि बहुसंख्यक लोगों को कबूल नहीं है। ऐसा कोई भी संविधान यहाँ कारगर साबित नहीं होगा। आपके द्वारा चुनना व हमारे द्वारा अपनाया जाना, इसका समय बहुत पहले बीत गया है, वह कभी लौट नहीं आएगा। अतः यदि आप चाहते हैं कि कोई संविधान रूढ़ हो तो नए संविधान को बनाते समय तर्क के आधार की अपेक्षा जनता की सहमति की कसौटी पर उसका परीक्षण करना बेहतर होगा। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित वर्ग की ओर से ऐतिहासिक भाषण दिया। इस भाषण के प्रमुख बिंदु थे: दलित वर्ग भारत की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन उसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। अस्पृश्यता ने दलितों की स्थिति गुलामों और भूदासों से भी बदतर बना दी है। ब्रिटिश शासन से दलितों को कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन 150 वर्षों के शासन के बाद भी उनकी मूल समस्याएं जस की तस बनी रहीं। कुएं, मंदिर, पुलिस और सेना जैसी संस्थाओं में दलितों को बराबरी का अधिकार नहीं मिला। केवल दया और सहानुभूति से दलितों का उद्धार नहीं होगा, उन्हें राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। स्वराज का समर्थन करते हुए भी उन्होंने कहा कि दलितों की सुरक्षा और अधिकारों की संवैधानिक गारंटी जरूरी है। भारतीय समाज जाति आधारित असमानता पर खड़ा है, इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सामाजिक समानता आवश्यक है। दलित समस्या केवल सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक समस्या भी है, जिसका समाधान राजनीतिक अधिकारों से ही संभव है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दलितों को सत्ता में उचित भागीदारी नहीं मिली तो भविष्य में गंभीर संघर्ष पैदा हो सकते हैं। उनका स्पष्ट संदेश था, हमारे दुखों का अंत तभी होगा जब हमारे हाथों में भी राजनीतिक सत्ता का हिस्सा होगा।